नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई प्रदीप मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। आज हम बात करेंगे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के बारे में, जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पॉलिसी ना सिर्फ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बनी है, बल्कि प्रॉपर्टी डेवलपर्स और बिल्डर्स के लिए भी काफी इंपैक्ट डालती है। तो आज इसमें हम इसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। मैक्रो और माइक्रो इंपैक्ट एनालिसिस होगा ये। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब समझ में आएगा कि आखिर ये सिस्टम में हो क्या रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और फ्यूचर में रेगुलर आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। इसके लिए आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं 1988 में ये पॉलिसी क्यों बनानी पड़ी। 1952 की फॉरेस्ट पॉलिसी के बाद भारत में फॉरेस्ट एरिया तेजी से घट रहा था। हर साल लगभग 1.50 लाख हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए कन्वर्ट हो रही थी। यह सिचुएशन एनवायरमेंटल बैलेंस के लिए बहुत ही खतरनाक थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने 1988 में एक नई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। जी हां, इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी मेंटेन करना और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना। इस पॉलिसी के अनुसार देश के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 33% हिस्सा फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत होना चाहिए। पहाड़ी और माउंटेन एरिया की बात करें तो यहां ये टारगेट 60 से 70% तक है। ये टारगेट रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि डेवलपमेंट्स के लिए अवेलेबल लैंड कम हो जाती है। पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव्स में सॉइल इरोजन कंट्रोल, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, रूरल कम्युनिटीज की नीड को पूरा करना और सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट शामिल है। लेकिन रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड पर्पस के लिए यूज करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होगी। अब बात करते हैं रियल एस्टेट डेवलपमेंट पर इसके डायरेक्ट इंपैक्ट की। जी हां, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के साथ मिलकर यह पॉलिसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए काफी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाती है। कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो फॉरेस्ट एरिया में या उसके आसपास है, उसे फॉरेस्ट क्लियरेंस लेनी जरूरी है। यह प्रोसेस काफी टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव, सब कुछ है। फॉरेस्ट क्लियरेंस 2 स्टेजेस में मिलती है। पहली स्टेज में इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलता है, जिसमें कंपनसेटरी, कन्फर्सेशन और नेट प्रेजेंट वैल्यू पेमेंट के कंडीशंस होते हैं। दूसरी स्टेज में फाइनल अप्रूवल मिलता है, जिसके बाद ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो सकता है। ये पूरा प्रोसेस 6 महीने से 2 साल तक का टाइम ले सकता है। और अब बात है रियल एस्टेट डेवलपर के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। चैलेंज क्यों है? क्योंकि फॉरेस्ट लैंड की डेफिनेशन काफी ब्रॉड है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में भी जो भी एरिया फॉरेस्ट के रूप में मार्क्ड है और वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर आता है, चाहे वो एक्चुअल में ट्रीज वहां हैं या नहीं है, लेकिन एरिया मार्क है तो उसके अंदर आएगा। ये सिचुएशन डेवलपर्स के लिए इलीगल कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती है। रीसेंट डेवलपमेंट देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस दिए हैं। 2023 में कोर्ट ने एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस को इलीगल डिक्लेयर किया। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के बाद क्लियरेंस नहीं ले सकता। ये डिसीजन रियल एस्टेट सेक्टर के लिए गेम चेंजर है, क्योंकि अब प्रॉपर प्लानिंग और एडवांस क्लियरेंसेस जरूरी है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट भी मैंडेटरी है, और स्पेशली उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो 20,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा बिल्टअप एरिया कवर करते हैं। ये EIA प्रोसेस में पब्लिक हियरिंग भी इसमें शामिल है, जो एडिशनल टाइम और कॉस्ट ऐड करती है। कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स को MOEF से क्लियरेंस लेनी होती है, जबकि कैटेगरी बी को स्टेट लेवल अथॉरिटीज से परमिशन लेनी पड़ती है। ये रिसेंटली अभी चेंज आया है। पीछे मैंने एक वीडियो कवर किया था टॉप 10 न्यूज़ का, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी इसको डिटेल में समझाया था। अगर इसे डिटेल में समझना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देता हूँ। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के बाद फॉरेस्ट डाइवर्शन की रेट काफ़ी कम हुई है। 1980 से पहले एनुअली
1.50 लाख हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट हो रही थी और अब घटकर 0.38 लाख हेक्टेयर पर एनम हो गई है। अगर हम इसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के एंगल में देखें तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन अगर हम रियल एस्टेट एंगल के लिए देखते हैं तो लिमिटेड एबिलिटी है। जो लैंड डेवलप हो सकती है उसकी लिमिटेड एबिलिटी हो जाती है। तो ये अपने आप में एक रियल एस्टेट एंगल में थोड़ा सा नेगेटिव डायरेक्शन में भी जाता है, क्योंकि अगर वहाँ पेड़ नहीं है और आपने फॉरेस्ट मार्क किया हुआ है तो उसको ठीक करना भी तो ज़रूरी है। क्यों ठीक नहीं हो रहा? कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन एक मेजर रिक्वायरमेंट है। फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन के लिए हर हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड के लिए इक्विवेलेंट नॉन फॉरेस्ट लैंड पर एफोरेस्टेशन करना होता है और ये कॉस्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में सिग्निफिकेंटली अपना एक महत्वपूर्ण रोल, मतलब एक तरह से एड ऑन करती है। कई केसेस में डेवलपर्स को डबल द एरिया ऑफ एफोरेस्टेशन करना पड़ता है। रीसेंट कंट्रोवर्सी में गवर्नमेंट ने 2023 में गाइडलाइन इशू की थी जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में 1 हेक्टेयर का फॉरेस्ट लैंड को रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए अलाउ करती थी, लेकिन ये डिसीजन काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। महाराष्ट्र और अन्य स्टेट्स में कई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट फॉरेस्ट क्लियरेंस इशू की वजह से स्टक है। पुणे में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 11.86 हेक्टेयर रिजर्व फॉरेस्ट के इलीगल सेल को कैंसिल किया। ये लैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वापस करने का ऑर्डर दिया। ये केस रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए वार्निंग बेल है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन भी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम अब इलीगल एनक्रोचमेंट और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को ट्रैक करने का यूज हो रहा है। ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है, लेकिन डेवलपर्स के लिए कंप्लायंस रिक्वायरमेंट भी स्ट्रिक्ट बना देता है। और जो अनऑथराइज्ड कर रहे हैं उनकी तो बात ही क्या कहनी, उनके लिए तो सब चीज़ जायज़ है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत लोकल कम्युनिटीज़ को फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व किया गया है। ये अप्रोच कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को भी कहीं ना कहीं इनकरेज करती है, लेकिन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए एडिशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी ज़रूरी है। अगर हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन से रियल एस्टेट कॉस्ट में इंक्रीज हुआ है। फॉरेस्ट क्लियरेंस प्रोसेस, EIA स्टडीज़ और कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन और इलीगल कंप्लायंस की कॉस्ट प्रोजेक्ट बजट को 10 से 15% तक बढ़ा सकती है। ये कॉस्ट अल्टीमेटली होम बायर को ही कहीं ना कहीं पास होती है। अर्बन प्लानिंग में भी इस पॉलिसी का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नज़र आता है। सिटीज़ के एक्सपेंशन प्लान बनाते समय फॉरेस्ट एरिया को प्रॉपर कंसिडरेशन ज़रूरी है। स्मार्ट सिटी मिशन और अमरूद जैसे प्रोग्राम में भी ग्रीन स्ट्रक्चर इंटीग्रेशन मैंडेटरी है। प्राइवेट फॉरेस्ट लैंड के लिए भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। हाल ही में MOEF-CC पैनल ने प्राइवेट फॉरेस्ट लैंड पर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया। ये डिसीजन प्राइवेट लैंड ओनर्स और डेवलपर्स के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है, जिनके पास फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन वाली लैंड है। माइनिंग और क्वेरिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस हैं। कोई भी माइनिंग लीज फॉरेस्ट एरिया में रिस्टोरेशन प्लान के बिना ग्रांट नहीं हो सकती है। ये प्रोविज़न रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में मिनरल एक्सट्रैक्शन को रेगुलेट करता है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी रियल एस्टेट डेवलपमेंट को अफेक्ट कहीं ना कहीं करता है। प्रोजेक्ट जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर या प्रोटेक्टेड एरियाज के नियर हैं, उनके लिए एडिशनल वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान सबमिट करना होता है। ये रिक्वायरमेंट स्पेशली हिल सिचुएशंस और इको सेंसिटिव एरिया में प्रॉपर्टीज़ जो डेवलप करने वाले हैं डेवलपर्स, उनके लिए ये रिलेवेंट रिक्वायरमेंट रहती है। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन भी पॉलिसी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में कार्बन सिक्वेशन और एनर्जी एफिशिएंट रिक्वायरमेंट भी इस पॉलिसी के ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव के इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का भी रियल एस्टेट सेक्टर पे काफ़ी इम्पैक्ट है। ये एक्ट फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ को लैंड राइट प्रोवाइड करता है और उन्हें डिस्प्लेसमेंट से प्रोटेक्ट कराता है। रियल एस्टेट डेवलपर्स को अब कम्युनिटी कंसेंट भी लेना पड़ता है जहां ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत
अब तक 45 लाख से ज़्यादा क्लेम रिसीव हुए हैं, जिनमें से 23 लाख डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ये डाटा शो करता है कि फॉरेस्ट एरिया में कम्युनिटी राइट्स काफ़ी एक्सटेंसिव हैं। स्टेट वाइज वायलेशन भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में देखने को मिलते हैं। कुछ स्टेट्स में जैसे केरला, हिमाचल प्रदेश, इनमें फॉरेस्ट क्लियरेंस प्रोसेस ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, जबकि गुजरात, राजस्थान में कंपैरेटिवली थोड़ा सा लीनियंट अप्रोच अपनाई गई है। ये वेरिएशन डेवलपर्स के लिए स्ट्रेटजी बनाने में इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं। ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन भी अब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बनती जा रही है। LEED, ग्रीहा और IGBC जैसी सर्टिफिकेशन सिस्टम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए प्रेफर्ड स्टैंडर्ड्स बन गए हैं। इस सर्टिफिकेट ना सिर्फ एनवायरमेंटल क्लियरेंस इंश्योर करता है, बल्कि मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज करता है। डेवलपर को एडिशनल FAR भी मिलता है इससे, जिससे कहीं हद तक वो एडिशनल वैल्यू की प्रॉपर्टी भी सेल कर सकते हैं। तो डेवलपर का भी फ़ायदा इसमें नज़र आता है। इंटरनेशनल कंपैरिजंस देखें तो यूरोपियन कंट्रीज़ में फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन सिस्टम काफ़ी मैच्योर है। FSC और PEFC जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अब इंडिया में भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। ये स्टैंडर्ड रियल एस्टेट सेक्टर में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए डेवलप हो रहे हैं। फॉरेस्ट बॉन्ड, ग्रीन मॉर्टगेज, कार्बन क्रेडिट सिस्टम रियल एस्टेट डेवलपर के लिए कुछ फंडिंग ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मैकेनिज्म एनवायरमेंटल कंप्लायंस को फाइनेंशियली वाइबल बनाते हैं कहीं ना कहीं। जुडिशियल एक्टिविज्म भी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रीसेंट जजमेंट में फॉरेस्ट कंजर्वेशन को प्रायोरिटी बनाया है। TN गोदवर्मन केस के बाद में कोर्ट का इंटरवेंशन फॉरेस्ट मैटर में सिग्निफिकेंटली बहुत इंक्रीज हुआ है। फ्यूचर में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2018 के इम्प्लीमेंटेशन से और भी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एक्सपेक्टेड है। डिजिटल मॉनिटरिंग, ब्लॉकचेन बेस्ड लैंड रिकॉर्ड्स और AI पावर्ड कंप्लायंस ट्रैकिंग जैसी टेक्नोलॉजी रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगी। इनोवेशन सॉल्यूशन भी डेवलप हो रहे हैं। वर्टिकल फॉरेस्ट, ग्रीन रूट्स और बायोडाइवर्सिटी फ्रेंडली आर्किटेक्चर जैसे कंसेप्ट रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मेन स्ट्रीम बनते जा रहे हैं। ये अप्रोच एनवायरमेंटल कंप्लायंस को क्रिएटिव सॉल्यूशन में कन्वर्ट भी करते हैं कहीं ना कहीं। कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट मॉडल्स भी सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत कई एरिया में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है और लोकल कम्युनिटीज़ की लाइवलीहुड भी इम्प्रूव हुई है। ये मॉडल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए भी एप्लीकेबल है। अंत में आपसे यही कहूँगा कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 ने रियल एस्टेट डेवलपमेंट के जो पूरा इसका लैंडस्केप है, इसको कम्प्लीटली ही चेंज कर दिया है। जहाँ पहले फॉरेस्ट लैंड कंजर्वेशन आसान था, अब हाईली रेगुलेटेड और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। डेवलपर को अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी पड़ती है और एनवायरमेंटल कंप्लायंस प्रायोरिटी पर रखनी पड़ती है। इस पॉलिसी के पॉजिटिव इम्पैक्ट में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस का प्रमोशन नज़र आता है। फॉरेस्ट और ट्री कवर 19.7% से बढ़कर 24.6% हो गया है। ये एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी के लिए पॉजिटिव इंडिकेटर है। हालांकि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ये चैलेंजेस कहीं ना कहीं क्रिएट नज़र आते हैं इसमें होते हुए, और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है। तो डेवलपर्स को अब एडवांस प्लानिंग, प्रॉपर लीगल कंप्लायंस और एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस के साथ प्रोजेक्ट प्लान करने होते हैं। ये अप्रोच ना सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, बल्कि मार्केट में प्रीमियम पोजीशनिंग भी प्रोवाइड करता है। आज के एरा में एनवायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ रही है और होम बायर्स भी इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को प्रेफर करते हैं। इसलिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 को चैलेंज की बजाय अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए, जो सस्टेनेबल और रीजनेबल रियल एस्टेट डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं। फ्यूचर में ये पॉलिसी और भी रिलेवेंट बनेगी जब क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ग्लोबल प्रायोरिटीज़ बनाएगी। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।